नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। सीएम पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां मछेड़ी पहुंचने पर सीएम धामी का भव्य स्वागत हुआ। सीएम धामी ने जम्मू कश्मीर में बनी विधानसभा क्षेत्र में 2 जनसभाएं की है, जहां बड़ी संख्या में सीएम धामी को सुनने के लिए लोग पहुंचे। वहीं सीएम धामी का क्षेत्रीय लोगों ने पगड़ी पहनाकर सीएम धामी का स्वागत किया है। बीजेपी के पक्ष में सीएम धामी ने जनसभा के दौरान क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जनसभा में आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते मैं आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज आप सबके बीच में आकर ऐसा लग ही नहीं रहा है, जैसा लग रहा है मुझे कि उत्तराखंड का ही हमारा कोई ऐसा स्थान है जहां मैं पहली बार आया हूं। मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। यह भूमि इतिहास, संस्कृति और बलिदान की अद्वितीय कहानियां अपने में समेटे हुई है। ऐसी वीर धरा को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम एक ऐतिहासिक समय के साक्षी बन रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर में आज एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। जब मैं आप सबके बीच में आज आप सबसे संवाद कर रहा हूं, आज पहले चरण का मतदान भी जम्मू और कश्मीर के अंदर हो रहा है। और जिस प्रकार से लोगों का एक हुजूम आज मतदान करने के लिए निकल रहा है, यह लोकतंत्र के प्रति जम्मू और कश्मीर के लोगों की कितनी आस्था है, कितना विश्वास है। धारा 370 समाप्त होने के बाद किस प्रकार से लोग आज आगे आ रहे हैं, ये इसका एक नजारा आज हम सब लोग देख रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। विकास और शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में जो विकास की लहर आई है, उसका सीधा लाभ यहां के लोगों को मिलना प्रारंभ हो गया है। और इस बार मैं अभी पिछले दिनों भी यहां प्रचार के संबंध में आया था, तब मैंने जिस प्रकार से लोगों में उत्साह देखा है, जोश देखा है, और आज भी मैं आप सबकी इतनी बड़ी संख्या देख रहा हूं, मेरे मन में अब कोई संशय नहीं है। अभी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आप सबको बहुत विस्तार से एक एक बात समझा रहे थे। उससे पहले जीवन लाल जी अपनी बात रख रहे थे। लेकिन मेरे मन में 1% का भी संशय नहीं है कि यहां से कमल खिलने वाला है और जीवन लाल जी भारी बहुमत से यहां से जीतने वाले हैं, आप सब जिताने वाले हैं। एक नया इतिहास जम्मू और कश्मीर की जनता रचने जा रही है। इस बार के चुनाव में यहां के मतदाता विकास को प्राथमिकता देते हुए पूरे जम्मू के अंदर, पूरे कश्मीर के अंदर कमल खिलाने जा रहे हैं, कमल खिलाने के लिए तैयार हैं। भाइयों बहनों, मैं भी आज हमारे आप सबके प्रिय प्रत्याशी जीवन लाल जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, जो हमेशा आपके बीच में रहकर आपके जैसा अपनों के बीच से अगर कोई नेता निकलता है, कोई प्रतिनिधि निकलता है, तो वो हमारा ही जैसा होना चाहिए। ऐसी प्रतिमूर्ति हमारे जीवन लाल जी आप सबके बीच में है। इन्हीं के लिए मैं आज आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, जो विकास के लिए समर्पित होकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आगामी 1 अक्टूबर को बनी विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ पर कमल के फूल में भारी संख्या में वोट देकर आप सबको कमल खिलाना है। मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं। यह चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार जम्मू और कश्मीर के मतदाता, जो हमारी पार्टी का संकल्प रहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिसके लिए अपना बलिदान दिया कि एक देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए और एक निशान होना चाहिए। भाइयों बहनों, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार इस प्रकार का चुनाव होने जा रहा है। एक संविधान के तहत
एक राष्ट्र के तहत मतदान होने जा रहा है, जिस ऐतिहासिक अवसर के आप सब साक्षी बनने जा रहे हैं। एक इतिहास जम्मू और कश्मीर के लोग लिखने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी जितेंद्र सिंह जी बोल रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो रहा है विकास के मामले में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ देश के अंदर काम हुआ है। कभी भी योजनाएं किसी से उसकी जाति पूछकर, उसका धर्म पूछकर कभी योजनाएं नहीं दी गई हैं। आप सबको इस बात के साक्षी हैं, पूरा देश इस बात का साक्षी है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसी मूल मंत्र के साथ जम्मू और कश्मीर में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। चाहे आज वो सड़क का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाएं हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य की सेवाएं हो, हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहे हैं। और आप सबके बीच में तो देखिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, डबल इंजन लग जाएगा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आपके एमपी भारत सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय में, और पूरे देश के मंत्री के नाते आप सबका प्रतिनिधित्व देश के लिए कर रहे हैं, भारत में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, और जीवन लाल जी आपके विधायक बन जाएंगे तो डबल इंजन लग जाएगा। भाइयों बहनों, तेजी से यहाँ का विकास आगे बढ़ेगा। वहीं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति की पहली बैठक हुई। बैठक समिति के अध्यक्ष वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें समिति के सदस्य विधायक विनोद चमोली, मुन्ना सिंह चौहान, खजान दास, मोहम्मद शहजाद बैठक में शामिल रहे। प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान विधेयक को लेकर कुछ सदस्यों के द्वारा आपत्ति जताई गई थी, जिसके बाद प्रवर समिति का गठन हुआ है और अब इसकी अगली बैठक 24 सितंबर को होगी। वहीं विपक्ष दल के विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि बैठक में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, पहली बैठक थी इसलिए इतनी चीज सामने नहीं आई। देखिए पहली बैठक है, क्योंकि अभी समय है हमारे पास। 9 तारीख को अधिसूचना जारी हुई, 9 सितंबर को, तो ये मान के चले कि हमें 8 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष जी को सौंपनी है। अभी हमारे पास समय है, और यदि समय है तो उससे पहले हम आगे की बात क्यों करें, पहले हम समय के अंदर बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसी समयांतर्गत हम अपनी जो बैठक का है उसका निष्कर्ष निकालें। पहली बैठक थी, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, कुछ रिपोर्टें मांगी गई हैं, वो अगले 24 तारीख में मीटिंग है उसमें आएंगी, उसके बाद कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। लगता है तो सरकार समय से चुनाव कराने के मूड में है या नहीं है? सरकार तो आज चुनाव करा दे, कोई इसके लिए चुनाव थोड़ा रुकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 0 आरक्षण करके चुनाव करा सकते हैं। नहीं, बैठक में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। जो चिंता है सरकार को या विधायकों को सर्विस की है, सर्विस से मुतालिक नहीं है, भ्रम दूर हो जाएगा। आरक्षण है, आरक्षण जहां ओबीसी है नहीं भी देंगे, ओबीसी जीत करके आएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। सब सरकार अपने हिसाब से करते हैं और जनता चुनाव अपने हिसाब से करती है। देवप्रयाग से भाजपा विधायक विनोद कंडारी हर साल अपनी विधानसभा के हर स्कूल के बोर्ड टॉपर को भारत भ्रमण पर ले जाते हैं। इस साल भी 10वीं के बोर्ड टॉपर छात्रों को बीजेपी विधायक विनोद कंडारी उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश का भ्रमण करा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर से देवप्रयाग में विधानसभा से शुरू हुई है। भारत दर्शन के लिए निकले देवप्रयाग विधानसभा के स्कूली छात्रों ने पहले मालसी डियर पार्क का भ्रमण किया, उसके बाद उत्तराखंड विधानसभा को देखने का छात्रों को मौका मिला। देर रात स्कूली छात्र स्कूलों लखनऊ के ऋषिकेश से रवाना होंगे, जहां पर कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से छात्रों को मिलाया जाएगा। हमारे विधायक जी का, और मैं बधाई देना चाहूँगी देवप्रयाग के जो हमारे युवा विधायक हैं। सोच बहुत अच्छी है। बच्चों को जितना शिक्षा हम देते हैं, स्कूली शिक्षा वो तो बहुत अच्छी है, टॉपर भी है ये बच्चे, लेकिन जितनी ट्रैवलिंग से बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, जितना नॉलेज वो गेन करता है, शायद इतना पढ़ने लिखने से नहीं होता। तो अगर हम अपने बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं तो ये एक अनूठा प्रयास जो हो रहा है वो हम सभी को
जो सभी विधायक हैं उनको इसको समझना चाहिए और बच्चों को इनकरेज करना चाहिए और बच्चों को बाहर लेकर जाना चाहिए। अब जैसे बताया है विधायक जी ने कि यूपी की विधानसभा देखेंगे, तो एक नया विजन आता है, बड़े सपने बड़े होते हैं, क्योंकि वहीं देवप्रयाग के स्कूल में रह के बच्चा उतना ही सीख सकता है जितना उसके इर्द गिर्द का माहौल है। जब बच्चा बाहर निकलता है, देहरादून आया है, विधानसभा देखी है, लखनऊ जाएगा, विधानसभा देखेगा, ट्रेन में कैसे बैठते हैं, कैसे लोग होते हैं, किस तरह से टिकट खरीदा जाता है, तो इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस और ट्रैवल से बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस शायद और कुछ नहीं हो सकता। वहीं अंकिता भंडारी की दूसरी बरसी के मौके पर आज हल्द्वानी में कांग्रेस ने मौन उपवास कर विरोध जताया। कांग्रेस विधायक सुमित हृदय के नेतृत्व में आयोजित मौन उपवास में सैकड़ों कार्यकर्ता और महिलाएं भी मौजूद रही, जिन्होंने अंकिता भंडारी को न्याय दिए जाने को लेकर मौन उपवास रखा था। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने कहा कि उत्तराखंड में महिलाएं और बेटियों की सुरक्षा आज राम भरोसे है। 2 साल पहले अंकिता भंडारी की हत्या हुई, लेकिन आज भी असली गुनहगारों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। राज्य सरकार ने गुनहगारों को बचाने की कोशिश की है, यह प्रदेश की जनता के लिए अच्छी बात नहीं को नहीं मिल पाया है। और अन्याय जो लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है, भ्रष्टाचारी माफिया, खनन माफिया, निजी हाथों में प्रदेश की संपदा को बेचना और अपराधियों को संरक्षण इस सरकार का प्रतीक प्रमाण बन चुके हैं। तो इस सरकार को जगाने का लेकिन यहाँ पे जो महिलाओं का संरक्षण होना चाहिए, यहाँ पे जो मातृशक्ति का संरक्षण होना चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उस दृष्टि से भी उत्तराखंड एक फेल्ड स्टेट की तरफ जा रहा है। ये बहुत दुख का विषय है। सारे मामले दबाने का प्रयास करा जा रहा है। बहन बेटी अंकिता भंडारी जिस रिसोर्ट में काम करती थी, वहां पे किसने बुलडोजर चलाने का आदेश दिया? हमारा प्रश्न है, सीधा सटीक प्रश्न है, उनके माता पिता का प्रश्न है। आज हम उनकी आवाज बनकर आपके बीच में आए, हमें जवाब दीजिए। देखिए, आज उत्तराखंड सरकार के लिए आज बड़ा एक शर्म का दिन है। आज सरकार को प्रायश्चित करना चाहिए। आज उत्तराखंड की जो बेटी अंकिता भंडारी, जो आज से 1 वर्ष पूर्व उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसके बलात्कार, उसके शोषण के बाद, इसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उसमें पूर्ण रूप से सम्मिलित थे। लेकिन ये बड़ी शर्म की बात है कि अभी तक का जो दोषी हैं, जो सही दोषी हैं इस मामले के, वो अभी तक खुले तौर पर घूम रहे हैं। और जो दोषी है वो भारतीय जनता पार्टी संगठन की आज भी प्रदेश के अंदर कमान संभाले हुए है। और जिस तरीके से इस हत्याकांड के बाद सरकार से जुड़े हुए लोगों ने, वहाँ के विधायक ने जो हत्याकांड से संबंधित साक्ष्य मिटाने की कोशिश करी गई थी और अभी तक उसकी सीबीआई जांच नहीं हुई है। पूरे प्रदेश की महिलाएं इस कांड के विरोध में, अंकिता भंडारी की हत्या के विरोध में सड़कों पर आई थी। और जिस तरीके से सरकार ने इस मामले में लीपापोती करी है, तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि उत्तराखंड की सरकार महिलाओं की सुरक्षा के मामले में, महिलाओं की आबरू को बचाने के मामले में, देखिए, न्याय तो ना इस उत्तराखंड में या इस देश में कभी भी भारतीय जनता पार्टी से बच्चियों के बलात्कार के मामले में न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। जो लोग खुद मुलव्विस हैं, क्या सल्ट में इनके एक पदाधिकारी ने किया, क्या लाल कुआं में हुआ है, क्या अंकिता भंडारी हत्याकांड का हुआ, अगर इसे लार्जर परिप्रेक्ष्य में देख लो कि तो क्या केंद्र में बाल पकड़ करके महिला पहलवानों को जो घसीटा गया, क्या नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी के 11 साल के शासन में? इन्होंने इकोनॉमी खराब करके देश का इकोनॉमिक बलात्कार कर दिया, बच्चों को बेरोजगार करके उनके भावनाओं का, उनकी भविष्य का बलात्कार कर दिया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब 100 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि उच्च हिमालय क्षेत्र में यह मानक 200 यूनिट तक रहेगा। 1 किलोवाट तक विद्युत भार वाले उपभोक्ता इस सुविधा के पात्र होंगे। वहीं इस योजना से प्रदेश के लगभग 12 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई इस राहत को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि 100 यूनिट से नागरिकों को कहीं से कोई राहत नहीं मिलती है। आगे उन्होंने कहा कि यह तो वही बात हो गई कि इंसान को मार दिया जाए और फिर राहत दे दो। ये वाली बात हो गई जैसे इंसान को पूरा मार दो उसके बाद थोड़ी राहत दे दो। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ काबिज हुई है, लगातार 8 से 9 बार बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो गई है और तो और पानी को भी नहीं छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ महंगाई की मार है, दूसरी तरफ बेरोजगारी की मार है। आम जनता की जेब लगातार ढीली करने का जो प्रयास इन्होंने पिछले 3-4 सालों में अपने किया है,
लेकिन अगर हम बात करें 100 यूनिट बिजली पर आधा बिल देने की, तो मैकेनिज्म कहाँ है मेरी सरकार? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि एक आदमी ट्रैक कैसे रखेगा, आपका उपभोक्ता इस बात का ट्रैक कैसे रखेगा कि उसने कितनी यूनिट बिजली खर्च करी है? पहले तो वो मैकेनिज्म आपको तैयार करना पड़ेगा, एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा जिसके तहत ये ट्रैकिंग हो पाए कि कौन सा घर कितनी बिजली यूज कर रहा है। तो कई बार ऐसे मीटर लगाने की बात कही गई जिसमें रिफिलिंग कार्ड लगाए जा सकें और जिससे उपभोक्ता को पता रहे कि कितना उसकी जेब पर डाका पड़ रहा है। लेकिन इस वक्त तो जो दाम है बिजली के पूरे देश में, मुझे लगता है इतने दामों की बिजली कोई प्रदेश नहीं दे रहा जितना उत्तराखंड दे रहा है। और हमारे प्रदेश को तो जल जंगल जमीन का प्रदेश कहा जाता है। हम जो है ऊर्जा प्रदेश कहलाते हैं। हम दिल्ली को और उत्तर प्रदेश को बिजली देने का काम कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों को बिजली देने का काम कर रहे हैं, और वहीं चिराग तले अंधेरा वाली कहावत चरितार्थ हमारे साथ हो रही है कि सबसे महंगी बिजली हम ही खरीद रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के कानून व्यवस्था एक बार फिर राजनीति का विषय बन गई है। विपक्षी दल कांग्रेस जहां कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं इस मुद्दे पर सदन तक आक्रामक रूप अपनाकर आंदोलन करते हुए विपक्षी पार्टियां नजर आ रही है। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर विपक्ष जहां मुखर है, वहीं कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार कहते हैं कि कानून व्यवस्था को चुस्त रखना उनका काम है और जनता को भी बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जब ये घटना हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस पे बहुत चिंता भी प्रकट की थी, लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 2 हफ्ते में उन्होंने भी लगातार इसमें जो पुलिस में हम लोगों के प्रति जो विश्वास, जो समर्थन प्रकट किया, समय समय पे उनका हमें मार्गदर्शन भी मिला, और तो उसी का नतीजा है कि आज हम मतलब अपना एक तरह से जोश के साथ, एक उत्साह के साथ आप लोगों के सामने मुंह दिखाने के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि मुझे भी यही था, देखिए जिन लोगों ने पहले देखा है हरिद्वार में या देहरादून में, हम क्राइम को लेके मेरा हमेशा यही रहा है कि अपराध कोई किसी तरह से जीरो नहीं हो सकता, और लेकिन यही है कि जब भी ऐसी कोई चुनौती देगा तो पुलिस को हिम्मत के साथ और अपनी मेहनत के साथ, सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए। और मेन चीज जो मैं आप सबके माध्यम से एक तो उत्तराखंड की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अपराध और कानून व्यवस्था के बारे में हमारे उत्तराखंड पुलिस का जो कमिटमेंट है उनके प्रति, जो हमारी जिम्मेदारी है उनके प्रति, उसको हम भलीभांति समझते हैं। बुरी हालात है कानून व्यवस्था को लेकर। डीजीपी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपना वक्तव्य देकर कानून व्यवस्था ठीक कर सकते हैं? डीजीपी इस बात को बताए ना कि कैसे दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकानें लूट गई, कैसे दिन दहाड़े एक बार राष्ट्रपति के आगमन पर और दूसरी बार उपराष्ट्रपति के आगमन पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया। डीजीपी इस बात को बताए ना कि क्या उनके माथे पर यह कलंक नहीं है? इसको कैसे वो न्यायोचित ठहरा रहे हैं? तो इसीलिए कहा गया उनको ये कहना चाहिए, डीजीपी की जगह अगर कोई दूसरा सुलझा हुआ अधिकारी होता तो ये कहता कि भाई ठीक है, ये घटना घटी है, हमें दुख है इस बात का, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, हम उसके लिए पूरे इंतजाम पुख्ता कर रहे हैं। ये बोले सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। बेटियों के साथ क्या हो रहा है भूल गए डीजीपी। कितने दिनों के बाद एक्शन हो रहा है भूल गए डीजीपी। अंकिता भंडारी के अपराधियों को आज तक बचाया जा रहा है भूल गए डीजीपी। खाली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के और वाह लूट रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये राज्य यहाँ के निवासियों का है, यहाँ के नागरिकों का है, और यहाँ के नागरिकों के और यहाँ के निवासियों पर अगर अत्याचार होगा, इस तरह की लूटपाट की घटनाएं होंगी, इस तरह बलात्कार की घटनाएं होगी, तो चाहे आम लोग हो चाहे विपक्ष हो, चुप नहीं बैठेगा। उनकी बातों में क्या, वो तो मुख्यमंत्री जी के, मैंने कहा ना कि कुछ अधिकारी तो मुख्यमंत्री के राजनीतिक पार्टनर बने हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टनर बने हुए हैं। कैसे एक अधिकारी इस तरह के स्टेटमेंट दे सकते हैं? कैसे? अभी आपने भ्रष्टाचार के मुद्दे देखे होंगे। मैंने कई बार कहा कि भाई क्या है कि इतने अधिकारी हैं, तब भी एक ही अधिकारी को 10-10 जगह काम दिए जा रहे हैं। क्या है? क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऐसे कामों में लगे हुए हैं। शराब का काम आपने देखा होगा क्या हाल है। क्यों शराब के काम में जो है हर साल लॉटरी होती थी, करोड़ों रुपए सरकार को राजस्व के रूप में प्राप्त होता था। क्यों एक्सटेंड किया गया?
क्यों एक दुकान को दो दो तीन तीन दुकानें और गांव में खोलने की, शराब का कारोबार कर रही है सरकार। बड़े अफसोस की बात है। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा सरकार 10 नवंबर को हाईकोर्ट में अधिसूचना दायर करने वाली है, जिस पर 25 दिसंबर से पहले फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इस बात पर कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा है कि भगवान करे कि फैसला आने तक सरकार में चुनाव कराने की हिम्मत आ जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ और मंगलोर के उपचुनाव में बीजेपी की जनता के हाथों पिटाई हुई है, उससे बीजेपी डरी हुई है। तब तक चुनाव करवाने की इनको हिम्मत आ जाए, क्योंकि भाजपा घबराई हुई है, डरी हुई है। बद्रीनाथ जी और मंगलौर में जो पिटाई हुई है जनता के हाथों, उससे भाजपा घबराई हुई है। घबराई हुई भाजपा कभी विधानसभा शरणम गच्छामि, पर्वत समिति का शरणम गच्छामि, और अब दिसंबर शरणम गच्छामि हो रही है। उत्तराखंड कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पद यात्रा को लेकर बीजेपी ने जुबानी हमला बोला है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की यह केदारनाथ यात्रा राजनीति से प्रेरित थी। धर्म का संस्कृत का जो चोला ओढ़ने का उनके द्वारा जो प्रयास किया गया था, उसका पर्दाफाश हो चुका है। वो जिस प्रकार से सनातन का चोला ओढ़ने की वो कोशिश कर रहे थे, उसका भी पटाक्षेप उनके द्वारा हो गया है कि उन्हें न जन भावनाओं से कोई मतलब है, नहीं सनातन से कोई मतलब है, न धार्मिक यात्रा से कोई मतलब है। उनको सिर्फ अपने राजनीतिक नफा नुकसान को ही देखना है, इसलिए उनके द्वारा वो यात्रा निकाली गई थी। इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।